बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानिर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, क्रिकेट के हवाले से बात करें तो बहुत अच्छी खबर पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान ने एक और ओडीआई विक्ट्री हासिल कर ली है। उसने पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से अभी तक जो विक्ट्री है वो अपने नाम कर चुके हैं। तीसरा मैच संडे को खेला जाएगा। अगर इस ओडीआई सीरीज़ के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान ने कंसेक्टिव तीसरी सीरीज़ अपने नाम की है। और इससे पहले अगर साउथ अफ्रीका में बात करें तो पाकिस्तान ने 2013 में मिसबाह उल हक की क़यादत में विक्ट्री अपने नाम की थी। फिर 2021 में बाबर आजम की कप्तानी में भी विक्ट्री अपने नाम की और इस दफ़ा मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में हमने ओडीआई सीरीज़ जीती है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान जो क्रिकेट ओडीआई में खेल रहा है वो शायद सबसे बेस्ट है। और एक जो कंटिन्यूटी और जो बात करते हैं टीम के बनने के हवाले से, टीम का जेलिन होने के हवाले से, वो नज़र आ रहा है। हम इस पर ज़रूर डिबेट करते भी आ रहे हैं और आज करेंगे भी कि T20 में क्या रीज़न है पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, और टेस्ट में भी चलें समहाउ हम बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो आपको स्टैंडर्ड नहीं है। और अगर ये सीना कंट्रीज़ के अंदर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान हमेशा स्ट्रगल करता है और जब भी हम अवे सीरीज़ जाके जीते हैं तो एक बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जी कल की बहुत बड़ी अपडेट, उस पर भी ज़रूर आज डिस्कशन करेंगे कि ICC ने फ्यूजन मॉडल जो है वो उस पर एग्री कर लिया है। 3 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होगा जी, और जिसमें पाकिस्तान भी अब भारत जाके मैचेस नहीं खेलेगा। इसमें एक एशिया कप आएगा 2025 में। ओबियसली वो जो एशिया कप है वो ICC का इवेंट नहीं है, उसका जो डिसीजन है, जो फैसला है, ओबियसली वो एशिया क्रिकेट काउंसिल करेगा। बट सम हाउ उसी पे एग्री यही है कि वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे पाकिस्तान के मैचेस खेले जाएंगे। और 2025 में T20 वुमेन वर्ल्ड कप होगा, वो भी अवे खेला जाएगा। पाकिस्तान अपने मैचेस भारत जाके नहीं खेलेगा। और 2026 में जो मेन T20 है वो भी पाकिस्तान अपने मैचेस मोस्ट लाइकली कोलंबो की बात की जा रही खेला जाएगा, और जो होस्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सा न्यूट्रल वेन्यू उसको सूट करता है। इन तमाम अफेयर पे बात करेंगे और प्लस ये भी डिस्कशन करेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या हम अपनी विक्ट्रीज़ के अंदर कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो पाकिस्तानी क्रिकेट में हो रही है, उसको कहाँ इम्प्रूव किया जा सकता है, और जो टीम जो है चैंपियन ट्रॉफी के लिए हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कौन से ऐसे प्लेयर हैं अभी भी जो टीम का पार्ट हो सकते हैं या शायद जिनको नहीं होना चाहिए, उस पर डिटेल में बात करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं जी बहुत स्पेशल हैं, क्रिकेट पे बड़ी एक ख़ास नज़र रखते हैं, ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर भी रहे और अभी कोचिंग में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली मुजाहिद जमशेद साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई। इरफान भाई कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको मिलके हमेशा अच्छा लगता जी है जी, थैंक यू जी। कि जितना खूबसूरत तरीके से आप क्रिकेट को प्रेजेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। काफ़ी चीज़ें तो पहले मुझे मिल जाती हैं कि यार नहीं, आप जैसे नॉलेजेबल बंदों को साथ बैठाना हमारे लिए बड़ा ऑनरेबल बात है और हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। मुजाहिद भाई, पहले थोड़ा सा बात हम चैंपियन ट्रॉफी के वाले से कर लें, फिर क्रिकेट पे पूरी तो डिस्कशन आज रहेगी। एक अच्छी चीज़, मैं काफ़ी एक्स क्रिकेटर से बात कर भी रहा था, उनके इंटरव्यू भी सुने, कईयों ने कहा कि नहीं ये पाकिस्तान की जीत नहीं है, हाइब्रिड मॉडल पे आपने भारत ने कहा उसने बना के छोड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बराबरी की जो बात की थी कि आप नहीं आते तो हम भी नहीं जाएंगे, और ये भी साथ कहा जा रहा है कि काफ़ी चीज़ें रिटर्न थी पहले भी, और भारत जब 11th आवर पे जब उनका इवेंट आता है तो वो डिनाइल कर देता और आपको कंपेल करता है कि आपने हमारे कंट्री में आके खेलना है। जिस तरह के ये अगर आपको याद हो तो पहले भी उनके वफद आ चुका है, उनके डेलीगेशन आया, उसने कहा जी आप आएँ हम चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान खेलेंगे, वो डिनाइल कर गए। और उसके अलावा बायलैटरल सीरीज़ के कई कॉन्ट्रैक्ट हैं, रिटर्न है, इवन हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गए, वो भी हम हार गए। तो आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान की ये एक विक्ट्री है, मोरल विक्ट्री ही सही, या आपको लगता है कि ये जस्ट एक फेस सेविंग की बात है, कुछ भी पाकिस्तान के हाथ में नहीं आया? देखें, सही बात करूं इरफान, तो लास्ट टाइम भी जब हमने बैठ के बात की इस टॉपिक पे बात की तो मैं कह रहा था ये जो 1-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको ख़त्म करके फॉरएवर कर दें कि जी अगर आपने ही हमें दबाने की कोशिश करनी है हमेशा तो हम नहीं दबेंगे, क्योंकि क्रिकेट जो है वो सियासत से अब बड़ी हो जानी चाहिए। और यहाँ पे हमेशा हमने देखा कि कोई ना कोई ऐसी रीज़न सामने करके, दैट मीन्स कि अभी आपने जो बात की कि जी कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर देते हैं लेकिन लास्ट टाइम मोमेंट पे वो डिच कर जाते हैं। तो डिच, हम इसको डिच ही कह सकते हैं ना, कि जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं तो आप उसको मानते ही नहीं हो, तो फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का क्या फ़ायदा। तो ये जो अभी जो डिसीजन हुआ, मैं समझता हूँ कि ये बराबरी के के ऊपर डिसीजन हुआ है। चलें, कहीं ना कहीं जैसे आपने बात की मॉरली, हमें थोड़ी सी मॉरली तो एक एनर्जी मिली। चले किसी चेयरमैन ने आंखों में आंखें तो डाली, रोका तो सही, उनको पुश तो किया। देखें आपने इतना पैसा लगा दिया, देखें आज से पहले 18 अरब रुपया लगा दिया, 15-16 अरब तो अभी तक लग चुका है।
तो किस लिए लगाया? यही है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टीम्स को फैसिलिटेट किया जाए और आप अपने जो क्राउड को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन करें, ज़्यादा क्राउड आए, ताकि आपके मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट हो, आपकी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट लाइव देखने के लिए मिले, टॉप क्लास प्लेयरों को मिलने और उनको देखने, करीब से देखने का मौका मिले। तो वो जितनी भी वो एक ख्वाब थे वो तो हमें वो पूरे होते हुए नज़र नहीं है, लेकिन इन द क्या है कि 3 साल के लिए जो साइन था कि जी 3 साल के लिए अब आप ना उधर जाएंगे ना आपके पास वो आएंगे, तो ठीक है, ऐसे तो ऐसे सही जी। और इसमें ये जो बात की जा रही है कि इसमें बाकी टीमों का क्या कसूर है कि वो बेचारे पहले दुबई में, मोस्ट लाइकली दुबई ही होस्ट होगा और फिर वो पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे, तो आपके ख्याल में जो नैरेटिव था या कहीं ना कहीं जो बोर्ड मीटिंग की बात की जा रही थी उसमें डिसीजन लिया गया, तो ये बाकी टीमों को पुश नहीं करना चाहिए था कि आप इनकी जो पर्सनल एक टसल है उस चक्कर में हमें क्यों रगड़ा दे रहे हैं, हमें क्यों आप स्ट्रगल करवा रहे हैं? क्योंकि आसान तो नहीं होता कि एक कंट्री कहीं और खेल रहा है फिर जाके और खेले। देखें, आप कंप्रोमाइज़ करना सीख जाते हो जब आपको पता हो कि एक डॉन बनने की कोशिश कर रहा है, और वो क्रिकेट में पैसा भी बहुत लेके आए हैं। क्रिकेट में जितना मेरा ख्याल ICC को पैसा मिलता है, जो फंड मिलता है भारत क्रिकेट बोर्ड से, तो मैं समझता हूँ कोई भी उनके टक्कर को में आने के लिए तैयार ही नहीं होता। 80% रेवेन्यू दे रहे हैं ICC को। और रही बात, जब आप 2 घंटे की फ़्लाइट है, तो जब आपको इस तरह का डिज़ाइन करके बताया जाता है ये कराची टू लाहौर वाली फ़्लाइट है, तो आप अगर दुबई से उठ के लाहौर आ जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, रात को फ़्लाइट पकड़ी आप वापस चले जाए। तो ये भी आप किसी को मोटिवेट करना होता है ना, तो वो जो एक क्या कहते हैं ना कि एग्जॉस्ट होने वाला माइंडसेट, उससे आपको रिलीफ मिल जाता है। तो जहाँ पे आप हमेशा उस पोजीशन में आ जाते हैं कि चलो यार कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो कंप्रोमाइज़। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी विक्ट्री के वाले से बात करें तो ऑब्वियसली सेना कंट्रीज़ में जब भी पाकिस्तान जीता, वे जीता तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री होती है। बट अगर हम पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट को भी एनालाइज करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक टेम्पलेट सेट हो गया है ODI का, वो चाहे हमारे इन टर्म ऑफ बैटिंग स्ट्राइक रेट को देखें या बॉलिंग की लेंथ को देखें, वो सबको वो सूट करता है। टेस्ट में क्या लाइन लेंथ होनी चाहिए, हमारे बॉलर उसको ऑप्ट नहीं कर पा रहे। T20 में क्या वेरिएशन यूज़ करनी चाहिए, वो शायद नहीं कर पा रहे। जो पावर हिटिंग रिक्वायर्ड है T20 में, वो नहीं कर पा रहे। तो आपके ख्याल में सक्सेस सिर्फ ODI में पाकिस्तान को मिल रही है? चाहे हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की, सीरीज़ की, जिम्बाब्वे में भी थोड़ा कंफर्टेबल जीते, और अभी भी हम जिस तरह T20 दोनों हार गए, और अभी दोनों अभी तक के ODI हम जीत चुके हैं। तो आपको ODI में सक्सेस की सबसे बड़ी रीज़न क्या लग रही है कि पाकिस्तान सिर्फ ODI में अच्छा कर रहा है? 2 चीज़ें हैं। एक तो बॉलिंग को सूट करता है, क्योंकि आपको जब 10 ओवर करने हैं, अगर आपने एक स्पेल बैट किया है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होती है कि आप दूसरे स्पेल में अपनी वर्थ बता सकें कि आप किस क्वालिटी के बॉलर हैं। जैसे शाहीन है, अगर पहला स्पेल अच्छा नहीं करता, दूसरे स्पेल में हमेशा उसने कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस की है। सेम लाइक हारिस राव, सेम लाइक आपके इब्रार, सेम लाइक आपके नसीम शाह। कहीं ना कहीं जब आप मिस करते हैं ODI में ख़ास तौर पे, तो आपकी बॉलिंग की वो क्लास है कि इनके पास कमबैक चांस होता है। ये तो होगी बॉलिंग की साइड। अगर बैटिंग की बात करें तो 600 का स्ट्राइक रेट इनको सूट करता है, क्योंकि T20 में आपके शॉट ऑफ रेंज जो है वो एक्सटेंड होते हैं। आपके पास जब तक 8 से 9, 5 से 6 एक्स्ट्रा शॉट्स नहीं होंगे, जैसे रिवर्स है, जैसे स्विच शॉट है, रैम शॉट है, ये ऐसे शॉट है जो पाकिस्तान प्लेयर्स के पास नहीं है, जो कि इनको ODI में ज़्यादा सूट करते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैट्समैन जो हमारी टीम के बैट्समैन, जैसे बाबर है, रिजवान है, इवन के आपके सैम अयूब, एक्सेप्ट सैम अयूब, बाकी सब के पास 2 से 3 स्कोरिंग शॉट्स हैं। सैम के पास 6 से 7 स्कोरिंग शॉट्स हैं। तो ये वो फ़र्क है जो ODI में पाकिस्तान हमेशा स्ट्रगल करता नज़र आता है। और टेस्ट क्रिकेट को या तो बहुत ही ठक्का लगा लेते हैं, कहीं ना कहीं तो अच्छा बॉल होना होता है, जो प्रॉब्लम इनको हो रही है, या फिर थोड़ा सा एक्सलरेट करते हैं, वहाँ भी गलती करते हैं, ज़्यादा टाइम गुजारने की कोशिश करते हैं विकेट पे, तो कहीं ना कहीं तो अच्छा बॉल होता है, वो भी प्रॉब्लम है। ODI के पास आपके पास ज़्यादा शॉट ऑफ रेंज नहीं है, जिसकी वजह से आपके पास वो 15-20 रन एक ओवर में 2 न्यू बॉल लगते हैं, शायद वो बॉल सीम और स्विंग भी कम करता, तो भी और नाइसली बल्ले में आता है। अगर कल की बात करें, साउथ अफ्रीका के पास बॉलिंग क्या है, कोई भी नहीं है। रबाडा के अलावा या जैनसन के अलावा उनके पास तो हमारी क्लब क्रिकेट है, उस तरह की बॉलिंग है कि एक तो उन्होंने एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा देने होते हैं। बॉलिंग कैसे कल एक लेफ्ट आर्म कब्बा फास्ट बॉलर खेल रहा साउथ अफ्रीका का, पहला मैच था, 4 आउट ज़रूर किए,
लेकिन उसको अपनी पिच पे जगह ढूंढनी स्ट्रगल कर रहा था कि मैंने ऑफ द राउंड द विकेट करना है या ओवर द विकेट करना है। ये वो सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ उसको सीखनी पड़ेगी। लेकिन शुरू में अगर देखें शम्सी अपने वो रिटायरमेंट की लाइफ की तरफ जा रहा है। फॉर्चून इतना अच्छा बॉलर नहीं है, थोड़ी सी उसको टांग दिखाते हैं तो पीछे करना शुरू हो जाता है। तो वो बॉलिंग की वो क्लास नहीं थी जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान। आपको लगता है कि जैसे कल कमेंटेटर को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये बैटिंग में तो पूरी बैटिंग खिला रहे हैं साउथ अफ्रीका, हमने T20 में भी देखा, ODI में भी देख रहे हैं, बॉलिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सिर्फ रबाडा को पहला मैच खिलाया, सेकंड नहीं खिलाया, इसी तरह महराज को थोड़ी इंजरी है, फिर इसी तरह नोकिए को नहीं चांस दिया गया, जिस तरह 2-3 उनके और प्लेयर थे उनको रेस्ट दे दिया गया। तो आपके ख्याल में ये हमेशा होता ये है कि कमेंटेटर का भी कल यही माना था कि 1 या 2 नए प्लेयर को आप साथ रख के अपने ग्रुप के अंदर फिर आप उसको ट्रेन अप करते हो या उनको एक्सपीरियंस दिलवाते हो। जब आप 3-4 कर देंगे, जिस तरह शम्सी और कल सिर्फ जॉनसन 2 ऐसे प्लेयर थे कि जो परमानेंट टीम का मेंबर थे, बाकी 2-3 उनके नए न्यू कमर थे, तो ये आपके ख्याल में मिस्टेक कर रहा है साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लेकर? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें ये चीज़ें जिस तरह साउथ अफ्रीका में ये है कि आपको 4 ब्लैक खिलाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से चाहे वो जैसे फ्लोक्वायो है उसकी आप देखें, वो मुझे तो लगता है कैप्टन की जगह भी नहीं बनती, सबसे वीकर प्लेयर देखें उसकी भी जगह नहीं बनती, वो जो मीडियम फास्ट बॉलर है फ्लोक्वायो उसकी जगह नहीं बनती। तो ऐसे 2 प्लेयर, लेकिन उन्होंने खिलाने 4 प्लेयर, जिसकी वजह फॉर्चून देखें इतना अच्छा बॉलर नहीं है, क्या है उसके पास, ना ब्रेक है ना सीधा है ना उसकी लाइन एंड लेंथ है, हर जगह पे वो मार खा रहा था। अब शम्सी का इतना पेड़ निकला हुआ है, वो उस तरह का फिट ही नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की वो जो फिटनेस है उसके क्राइटेरिया को कर सकता हो। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये बॉलिंग बहुत सूट करती थी, छोटी बाउंड्री थी और 100 के स्ट्राइक रेट के साथ आप इतनी क्वालिटी बॉलिंग के साथ जब ग्राउंड में डिफेंड करते हो तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब अपने प्लेयर भी तमाम को एनालाइज करते हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है उससे फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहले बात बाबर आजम से ही हम हमेशा करते हैं और आज भी करेंगे। बाबर आजम बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे और ख़ास तौर पे टेस्ट में तो अभी तक उनके 3 साल होने को है, कोई 50 नहीं की उन्होंने स्कोर, बट ODI में नंबर 1 है रैंकिंग में और ODI फॉर्मेट उनको थोड़ा सूट भी करता है। ऑस्ट्रेलिया में भी 2 दफ़ा नॉट आउट है, बट छोटी इनिंग्स थी और लास्ट इनिंग्स भी छोटी थी। तो आपके ख्याल में ये जो कल इनिंग्स थी, एक तो अच्छी इनिंग्स थी थोड़ा, लेकिन टाइम भी यूजुअल जो टाइम लेते उससे ज़्यादा लिया, तो आपको कैसा शेप में नज़र आ रहे हैं बाबर आजम और ये कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर द नेक्स्ट जो इवेंट आ रहा है चैंपियन ट्रॉफी उसके लिए? देखिए, एक तो होम ग्राउंड में खेलना और उसको एंजॉय करना, 2 चीज़ें। कभी आप प्रेशर ले जाते हो और कई दफ़ा मोस्ट ऑफ द टाइम आप एंजॉय करते हो। जब एंजॉय करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंस होती है, क्योंकि आपके सारे बॉडी मैकेनिक्स काम कर रहे होते हैं, आपका माइंड उसकी सोचना और आपकी जो डिसीजन मेकिंग वो बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाती है। तो बाबर को ये चीज़ मैं समझता हूँ वो जो चीज़ लैग कर रहा है पिछले 3 साल से, वो यही है कि उसका जो प्लेइंग स्टाइल है वो उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। वो उसी फार्मूले के साथ ग्राउंड में उतरता है जिस तरह T20 टेस्ट क्रिकेट या ODI, जो ODI वाला जो उसकी जहाँ पे सक्सेस है उसको बैठ के उसको थोड़ा सा रियलाइज़ करना चाहिए कि वो जो ODI का प्लेइंग स्टाइल है वो T20 से थोड़ा सा एक्सलेट करना है और उसका जो शॉट सिलेक्शन है मुझे एक्सटेंड करने पड़ेंगे, 2 से 3 शॉट एक्स्ट्रा मुझे सीखने के पड़ेंगे। और टेस्ट क्रिकेट में थोड़े से जो शॉट नहीं भी मारने वाले उस पर भी मुझे अटैक करना है। जब तक ये चीज़ें वो अडेप्ट नहीं करेगा तो थोड़ा सा उसके लिए अगेन मोर स्ट्रगलिंग हो जाएगा फ्यूचर में। और हमेशा आपने भी और मैंने कई प्रोग्राम में ये बात की है कि जो ODI प्लेइंग स्टाइल है वो बाबर को बहुत सूट करता है जी। और उम्मीद करता हूँ कि वो जो सीनियर का माइंड सेट था, जिस तरह 2 सीनियर ने कल परफॉर्मेंस की, रिजवान और बाबर ने एक लंबी इनिंग लेके बाद में कामरान गुलाम ने इतनी अच्छी इनिंग खेली, लेकिन अगर पहले मैच की बात करें हम यहाँ पे इरफान, तो 2 जूनियर्स ने बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में मैच लेके गए, 43 पे 4 आउट, उसके बाद 240 रन आपने सैम यूब ने जिस तरह इनिंग खेली और जिस तरह आगा सलमान ने जो 82 नॉट आउट किया परसों के मैच में, वो इतनी खूबसूरत इनिंग थी कि 4 आउट और 82 नॉट आउट। मेरा ख्याल है 15-20 साल से हमने तो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये
और पाकिस्तान जब भी क्रंच मूवमेंट आता है उसमें मैच मोस्टली हारे थे। तो मैं बाबर के ऊपर लास्ट ये आपसे जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि बाबर कहीं ना कहीं पहले कप्तानी का बैगेज था और अब कप्तानी के चले जाने का बैगेज भी कैरी कर रहे हैं, शायद वो एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है और अब जब वो खुद इसको ऑब्जॉर्व करेंगे तो बाबर दोबारा अपनी पुरानी शेप में आ जाएंगे? बाबर को मैंने कभी भी नहीं देखा कि उसने अपनी पोजीशन छीन जाने के बाद, कप्तानी जब से गई है, उसको बॉदर नहीं, चिल कर रहा था। बोर्ड ने एक दो दफ़ा बुलाया भी, गया भी नहीं, पता ही नहीं बाबर है कहाँ। इसका मतलब है कि वो अवे था, उससे कोई बॉदर नहीं थी। लेकिन ये एक चीज़ की बॉदर ज़रूर है कि मैं नंबर 1 दुनिया का प्लेयर हूँ, मुझे अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करनी है, वो उसका लेवल नहीं नीचे आने देना। तो ये फिक्र तो वो कैरी करता होगा। आप उसको एक ही माइंडसेट के साथ खेलना है कि यार मैंने जितनी क्रिकेट खेलनी है, मैंने पाकिस्तान को एक मैच विनर प्लेयर दे के जाना है। अब वो उस माइंडसेट में आ जाए कि एक प्लेयर होना और मैच विनर प्लेयर होना फ़र्क है। अब उसको थोड़ा सा अपने प्लेइंग स्टाइल में ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी कि एक आप हमेशा एक एंड पे स्पोर्टिंग रोल प्ले कर रहे होते हो, 80-90 के स्ट्राइक रेट से, चाहे वो T20 है चाहे वो ODI है। लेकिन अब वो जो माइंडसेट है उससे निकल के आपको एक विनर की शक्ल में आना है, ताकि आप जब क्रिकेट छोड़ें तो एटलीस्ट आपको दुनिया याद रखे कि आप सेल्फिश क्रिकेटर नहीं थे। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, थोड़ी सी अगर बात करें तो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान की, वो सबसे ज़्यादा साइम अयूब की तरफ से आ रही है, और एक ऐसा प्लेयर जिसका पहले T20 में 22 फेलियर है, और सब ये बात करना शुरू हो गए कि आपने इतने चांस किसी प्लेयर को नहीं दिए, क्यों कर रहे हैं। बट एक चीज़ कहीं ना कहीं थी, जितने भी हम मीडिया के लोग थे या एक्स क्रिकेटर भी थे, सबको नज़र आता था कि एक्सेप्शनल टैलेंट है। और ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम अक्सर बात करते हैं, जी इंटेंट की बात करते हैं, वो उस बच्चे में नज़र आ रही थी कि वो सेल्फिश नहीं कहीं हो रहा, टीम के लिए खेल रहा है। आल दो के चलें शॉर्ट सिलेक्शन के लिहाज से थोड़ा टाइम लगता है, आप सीखते हैं, बट वंस ही इज़ इनटू इट तो टेस्ट में भी रन किए, ODI में उसने अब जिस तरह 200 कर चुका है, और जिस तरह वो उसने खूबसूरत इनिंग लास्ट खेली 4 आउट होने के बाद, पहले इनिंग्स को बिल्ड किया, फिर लेके गया 99 पे भी छक्का मार के सेंचुरी की। ये बहुत कम बच्चों में ये चीज़ नज़र आती है, घबरा जाते हैं, एक माइंडसेट इस तरह का है। तो साइम अयूब को ग्रो करते हुआ कैसे देख रहे हैं आप, और आपको लगता है कि अब जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो तो शायद पूरी बैटिंग लाइनअप का बर्डन उठाना शुरू कर दिया है? कल उसके 25 रन भी बड़े वाइटल थे स्टार्ट के लिए। कैसे देख रहे हैं आप ग्रो करते हुए? देखें, जो पहले मैच में उसने सेंचुरी की और जो पिच का बिहेवियर था, फंस रहा था, रुक रहा था, वहाँ पे उसने कोई चांस नहीं लिया। आप देखें, वेरी टेक्निकल क्रिकेट खेला, कोई उसने गलती नहीं की, वर्टिकल बैट था, कोई उसने ऐसी शॉट नहीं मारी कि जो कि हॉरिजेंटल हो। मोस्ट ऑफ द शॉट जो 80 to 70%, क्योंकि मैंने वो पूरा मैच वॉच किया, 80 to 70% उस मैच में उसने वर्टिकल बैट से खेला था। उसे पता था कि यहाँ पे अगर जहाँ पे मैंने थोड़ा सा एंगल किया, हो सकता है बॉल फंस के आए और मैं टाइमिंग कहीं ना कहीं मिस कर दूँ। और जो उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि मुझे याद है इरफान के जब भी हम शुरू में बात करते थे, हम कहते थे कि यार 1 डायमेंशनल प्लेयर है, ज़्यादा स्केयर क्रिकेट खेलता है, या तो यहाँ मारता है या कट शॉट में जाता है, सामने तो अगर इसको सामने खेलने आ जाए तो ये तो बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएगा। अब क्या है, उसने जो है ना सीधा खड़ा रहना शुरू कर दिया कि जो बॉल पहले वो घुटना टेक के खेलता था, उससे उसको फोर्स नहीं मिलती थी। अब ने ही स्टे टॉल कि जब वो मारता है तो आप देखें वो बिल्कुल वर्टिकल उसकी बॉडी पोजीशन होती है, इधर जाता है तो वो घुटना टेकता है। तो ये वो सारी शॉट्स जो अकॉर्डिंगली मॉडर्न क्रिकेट खेलनी चाहिए, उसको उसने अडेप्ट करना शुरू कर दिया, जिसका उसको फ़ायदा हुआ है कि यार हॉरिजेंटल बैट से निकल के वर्टिकल बैट में आऊँगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि कई दफ़ा आपको सूटेबल पिच नहीं मिलती, जिसका उसको फ़ायदा हो रहा है। कहीं ना कहीं उस कोच को भी मैं समझता हूँ क्रेडिट देना चाहिए, जिसने उस पर काम किया है और उसको बताया कि जब तक आप वी शेप में नहीं खेलोगे पावर के साथ, ये तो आपके अपने शॉट हैं, जब मर्जी मार लो, लेकिन जब तक यहाँ नहीं मारने आएंगे तो आपकी अपोजिशन को आपके अगेंस्ट प्लान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वो सक्सेसफुल हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा एक प्लेयर अब्दुल्ला शफीक है, इस पर भी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कस करेंगे कि आखिर अब्दुल्ला क्या हो गया कि पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, बट काम वो लैक कर रहे हैं। मुजाहिद जमशेद साहब से टेक्निकली ये तमाम चीज़ें जानेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। मुजाहिद भाई, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे बैट्समैन की टेक्निक के हवाले से। बाबर आजम के बाद जो सबसे फाइनेस्ट टेक्निकली साउंड जो लगता था प्लेयर, वो हम सब मानते हैं लास्ट 2-3 ईयर से, और परफॉर्मेंस भी उसकी एविडेंट है, वो है अब्दुल्ला शफीक। बट सडनली हम अगर देख रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस को एकदम डिप आ गया। ये नहीं कि अभी जो 2-0 उसने लिए
उसके अलावा भी टेस्ट में भी हमें थोड़ा स्ट्रगल करता नजर आया, सिर्फ एक इंग्लैंड के अगेंस्ट सेंचुरी है, बाकी उसके फेलियर ही मोस्टली हैं। और इसी तरह T20 में भी कुछ बिट्स एंड पीसीज में वो पास में खेला है, डोमेस्टिक लेवल पे भी तो उस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। और ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया में अच्छी शेप में नजर आया और एक इनिंग्स उनकी जिम्बाब्वे अगेंस्ट थी, बट जो उनसे हम एसोसिएट करते हैं परफॉर्मेंस वो मिल नहीं पा रहे। मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने T20 कैरियर का आगाज किया था, 3-0 लिए थे, उस तरह की फुट मूवमेंट नजर आ रही है। आप कोच भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, आप सबसे बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या मसला कहाँ आ रहा है अब्दुल्ला शफीक को? देखें, जब आप की अपोजिशन बॉलिंग प्रिपरेशन कर रही थी मैच से पहले या एक दिन पहले, उनको पता होता है कि यार इरफान का वीक पॉइंट क्या है। बेसिकली असद शफीक के में जो प्रॉब्लम कैरी कर रहा है कि वो ज़्यादा खूबसूरत खेलने के चक्रों में होता है कि मेरा एल्बो भी उधर जाए, हाँ। मेरा हर वो चीज़ फॉलो करता हो, लेकिन वो एक चीज़ भूल रहा है कि जिस बॉल को वो रोकता है मॉडर्न क्रिकेट में उसको ऑन दी अप शॉट लगती है, क्योंकि जब बॉल बल्ले और बॉल का मिलाप होता है तो आपकी बॉडी आपके पीछे होती है। यहाँ क्या है, जब आप बॉल को खेलते हो बैट एंड पैड टुगेदर, तो क्योंकि आप सीधा खेलने की कोशिश करते बॉल अंदर आता भी आपको प्रॉब्लम करेगा। अगर बॉडी से या पैड से थोड़ा सा आगे गया तो बड़ा गैप बन गया, जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी गैप बनता है, और जो ऑटोमेटिक बॉल बाहर निकलेगा उसी पोजीशन से, तो आपका बल्ला डेफिनेटली जो आपकी जो रिस्ट है वो एंगल होगी। तो यही प्रॉब्लम वो कैरी कर रहा है, क्योंकि एक तो बॉडी से दोनों जगह पे फंसेगा, अंदर जाते हुए बॉल को भी फंसेगा और बाहर जाते हुए बॉल को, क्योंकि आप ज़्यादा खूबसूरत क्रिकेट खेलने के चक्करों में ऑन द अप जो शॉट्स है उसको आपको लर्न करना पड़ेगा, उस पर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे आपकी एजिलिटी भी और आपका जो राइट शोल्डर है वो भी आपको सपोर्ट करेगा। तो ये चीज़ है जिसको उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। नो डाउट जब वो बैटिंग करता है तो इट लुक सो वंडरफुल, लेकिन ओवर पिच बॉल या थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल, इधर बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है, इधर अच्छा खेलता है, बैक फुट पंच अच्छा खेलता है, लेकिन उसको ऑन द अप जब तक शॉट्स मारने नहीं आएंगे वो स्ट्रगल करता है। और मेरा ख्याल है गुड लेंथ की एरिया उसको स्ट्रगल भी करता चला जा रहा है। और कल उन्होंने हमने देखा भी कि शायद थोड़ा स्केयरनेस था माइंड में, साइम ने ओपन किया फेस जो पहली बॉल की, तो शायद वो यही था कि शायद वो कंफर्टेबल नहीं थे, कोई कॉन्फिडेंस भी लैक कर रहा था। बड़ी अच्छी चीज़ नोट की। ये देखें ना, आप टीवी पे बैठ के बता सकते हो कि यार एज ए ओपनर आप को जब आप अपनी पोजीशन चेंज करते हो कि यार आप आज फेस करो, थोड़ा सा मैं आंखें खोल लूँ, मेरा थोड़ी सी बॉडी थोड़ी सी वार्म नहीं हुई, तो ये बेसिकली सिम्टम्स होते हैं कि आप परफॉर्म नहीं कर सकोगे, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस लैक करते हो। आप देखें सैम का जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरह आपने बात की कि 15-20 इनिंग्स जो हैं उसको एक रन दिया है, उसको प्लेट बनाया गया, डेवलप किया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये तो डेवलप हुआ प्लेयर है, हर चीज़ उसके पास है, लेकिन एक दो शॉट्स जो है ना उसको सीखने पड़ेंगे। बिल्कुल, होपफुली वो जिस तरह का टैलेंट है आई एम श्योर इस पे वर्किंग करेंगे। रमजान के वाले से भी ज़रूर बात करना चाहेंगे। आप उसके वाले से बात नहीं करेंगे, अंपायर के वाले से उसके भी करते हैं यार, उसके जुल्म हुआ है, उसमें भी जरूर आएंगे जी यार। अच्छा, रिजवान के बारे से बात करें तो ऑब्वियसली कप्तानी के बारे से सबका मानना था कि अगर बाबर के बाद किसको कप्तानी देनी चाहिए तो रिजवान को देनी चाहिए। नहीं, बाबर से पहले रिजवान को देनी चाहिए, लेकिन चले वो तो दे दी गई ना, फिर उसके बाद जब हटाना था तो फिर हमने कहा रिजवान को देना चाहिए। रिजवान ने ऑब्वियसली सरफराज की जगह को रिप्लेस किया था, द कीपर भी, टीम में परफॉर्म भी किया, सब कुछ। ओडीआई और टेस्ट में रिजवान बड़ा अच्छा कर रहा है, बट जो पाकिस्तान दोनों T20 हारा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो रिजवान की वजह से ही हारा, कि रिजवान का जो स्ट्राइक रेट था और रिजवान की जो एक ही शॉट है कि वो लेग पे जिस तरह पुल करते हैं या हुक का नाम ले दें और स्पिनर को भी वो टांग रख के मारते हैं, वो एक स्लॉक एरी फेरी शॉट करते हैं जी, वो एक सर्टेनली एक टीमें जो है उस पर वर्कआउट करके आती हैं, वो उस पर ऑब्वियसली करने नहीं देती है, लेकिन वो फिर भी मार देता है। हाँ, फिर भी वो एक दो ही मारता, लेकिन आपको मोस्टली डॉट बॉल निकलती हैं, और T20 में तो मार्जिन है नहीं कि आप इतनी डॉट बॉल के साथ खेलें। जिस तरह 52 पे उन्होंने 45 किए थे पहले मैच में, तो मैच उधर ही पाकिस्तान से पहला चला गया था, जीत सकता था 9 रन से मैच। और हाँ जी, और पहला भी जो सेकंड टेस्ट में सेकंड ओडीआई T20 भी था, उसमें भी उन्होंने 15 गेंदों पे 11 किए, तो वो आपको बता रहा है वो गैप इतना ही था। आपका जो किसी एक बैट्समैन का स्लो खेलना ही आपको बाइस बन रहा है। एक तो रिजवान की कप्तानी के हवाले से आप कहाँ पे रेट कर रहे हैं, और दूसरा जिस तरह मैंने ये कंपैरिजन बता रहा हूँ कि T20 में आपको लगता है कि रिजवान को अपने लॉन्गर फ्यूचर के लिए सिर्फ फोकस
ओडीआई और टेस्ट पे करना चाहिए, T20 बच्चों की गेम है और हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मैं उस टैलेंट पे भी बात करूंगा। रिजवान का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए ये उसको खुद फैसला करना है, और आप देखेंगे 6 महीने बाद, साल के बाद वो खुद ही क्विट कर देगा। ये मेरी बात याद रखिए, क्योंकि उसे भी पता है कि अब वो उस तरह से उससे बेहतर प्लेयर आने शुरू हो गए हैं। अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें तो उस्मान का स्ट्राइक रेट बेहतर है उससे। अब फैसला उसने करना है, लेकिन जो वनडे क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में है वो तो ऑब्वियसली आप उसके बगैर उतर ही नहीं सकते ग्राउंड में। और वो मैं देख रहा हूँ कि अगले 5 साल तो वो कप्तान है पाकिस्तान टीम का। लेकिन यहाँ पे इरफान एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब अगर आप देखें, कल हर बॉल पे बता रहा था थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल करो, देखो थोड़ा सा आश्रम पे जाओ, पीछे हटेगा, तो इसका मतलब है कि आप डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। आप हर वक्त एक बॉलर को वेकअप कॉल दे रहे हो। जैसे सरफराज करता था, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ये एक मैं भी कप्तानी बड़ी की है और मेरा भी यही स्टाइल था कि यार यहाँ पे उसे बॉल करना, थोड़ा खिंचा हुआ करना, यहाँ ले जाएगा वहाँ ले जाएगा। जब आप हर वक्त बॉलर्स को आप ओवर थिंकिंग पे ना जाओ, ये ओवर थिंकिंग नहीं है। कई दफ़ा प्रोग्राम देखने वाले भी कई लोग कहेंगे यार कि यार प्लेयर को थोड़ी सी पावर देनी चाहिए, उसको अपनी मर्ज़ी से बॉल करना चाहिए, उसको अपनी मर्ज़ी की फील्ड प्लेसिंग लेनी चाहिए, मानते हैं। लेकिन जो विकेट कीपर बैट्समैन जो कि मंजा हुआ बैट्समैनों की साइकी समझता है, अगर वो आपको हर बॉल पे या हर दूसरी बॉल पे गाइड करेगा, टॉप क्लास जी। ये मैं जिम्बाब्वे के प्लेयरों की बात नहीं कर रहा, वो बहुत कम बोलता था, आपने देखा होगा जी, उसमें नहीं बोले नहीं। लेकिन जब आप टॉप क्लास बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे होते हो तो आपके लिए इतनी अच्छा ये साइन होता है कि आपको वेकअप कॉल देने वाला, आपको जगाने वाला, हर वक्त अलर्ट रखने वाला एक कप्तान पीछे है, और आपको पिच के ऊपर जगह भी बता रहा है, और उस जगह पे आपको बॉल करने का फायदा भी हो रहा है। और मुजाहिद भाई, ये हम अगर देखें तो अगर आपका कीपर कैप्टन है और गेम अवेयरनेस उसकी अच्छी है, सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल हमेशा मैं MS धोनी की देता हूँ कि उससे अच्छा ना कैप्टन आया ना आ सकता है। कीपर के लिहाज से बात करें, रिव्यू देखे ना, जो रिव्यू धोनी रहता था जी जी 100% रिजल्ट था, ऐसे ही है। अभी देखे कल रिजवान ने दोनों रिव्यू बहुत खूबसूरत नहीं, रिजवान ने नहीं लिए, रिजवान ने नहीं लिए। रिजवान तो कह रहा था कि जैसे इनसाइड एज लगा, फिर थाई के भी लग के गया, तो वो तो इतना मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है कि वहाँ पे थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया शाहीन अफरीदी ने भी लिया। बिल्कुल ज़ाहिर उसकी विकेट थी, वो एक्साइटेड था, सिचुएशन भी थी कि अगर 5 से 10 ओवर मिलर खड़ा हो जाता तो जिस तरह अभी देखे ओवर अभी भी 8 ओवर पड़े हुए थे, तो मॉडर्न क्रिकेट में 70 और मेरा ख्याल है कि जिस तरह की खूबसूरत रिव्यू, ये एक चीज़ बड़ी लैक कर रही थी। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो टीम की विक्ट्री के लिए बड़ी वाइटल होती हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके सलमान अली आगा और कामरान इन पे बात करेंगे, उनके बैटिंग ऑर्डर पे भी बात करेंगे, क्या वो जस्टिफाइड है। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इन दोनों पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। मुजाहिद भाई, जब बैटिंग की बात कर रहे हैं तो ज़रूर हम बात करेंगे कामरान गुलाम और सलमान अली आगा की भी। सलमान अली आगा की इसलिए बनती है, एक ऐसा प्लेयर नंबर 5-6 में, चाहे टेस्ट की बात करें, ODI की बात करें, एक खूबसूरत क्रिकेट खेल रहा है। और अब ये जो टेम्परामेंट शो कर रहा है, बड़े अरसे से हमारा मिडिल ऑर्डर का एक मसला था, वो याद पड़ता है हारिस सुहेल एक ऐसा कमोडिटी इस नंबर पे आई थी जब हमने कहा कि यार एक ऐसा प्लेयर मिल गया जो बड़ी शॉट्स भी खेलता है, इनिंग्स बिल्ड भी कर सकता है, बट उसके जो भी रीज़न थी वो जब आउट हुआ तो हमें इस नंबर, ये हमारा एम्प्टी नंबर आ। कामरान गुलाम ने भी हर फॉरम पे टेस्ट में रन किए, ODI में भी किए, सेंचुरी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी की, और ये बड़ी शॉट उससे एसोसिएट नहीं की जाती। इवन रिजवान ने भी अपनी पोस्ट मैच में कहा कि ये तो चले मनूवर करता है अच्छा खेलता है, बट बड़ी शॉट्स हमने देखे, बट कल बड़ी शानदार बड़ी शॉट्स भी खेली। एक मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये टेक्निकली बुरा लगा कि कामरान गुलाम का डोमेस्टिक में हर जगह पे नंबर 4 है, अब उससे नंबर 4 छिना रिजवान की वजह से, उसको 5 दिया गया पिछली दोनों सीरीज में। अब सलमान अली आगा ने 6 में परफॉर्म किया था, तो परफॉर्म करने की वजह से उसको 5 ले आए, और कामरान गुलाम को अब 6 पे चलेगी। तो ये एक तो दोनों की परफॉर्मेंस, और ये जो बैटिंग ऑर्डर से छेड़खानी की जाती है, ये कितनी नुकसानदेह होती है किसी बैट्समैन के लिए? बहुत ज़्यादा। देखें, इससे आपको लगता नहीं है कि देखते हमें कि आज इरफान 5 पे चला गया, कामरान 6 पे चला गया, लेकिन जब आप होटल में जाते हो, तो जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो और आपकी उस तरह बारी ना है जैसे इरफान नियाजी की जी, अब उस बेचारे का क्या कसूर है? हाँ, 5-10 बॉलें देते हैं उसे, 5-10 बॉलें दी प्रेशर में, और अगर और 2-3 मैचों में नहीं किया तो बाहर हो जाएगा, यही होगा। तो कामरान गुलाम का जो ओरिजिनल नंबर 4 है,
तो मैं समझता उसको उसकी पोजीशन नहीं बनती ओडीआई में कि आप उसको 4 पे, क्योंकि रिजवान नंबर 4 पे आता है, नंबर 3 पे बाबर आता है, तो आप वहाँ पे अगर आपने प्ले डेवलप करना जैसे धोनी करता था तो फिर आप अपनी सेक्रीफाइस कर सकते हो जैसे रिजवान है। लेकिन रिजवान खुद भी अभी यंग है और मैं समझता हूँ कि वो भी परफॉर्म करना चाहता है, तो वो अपनी जगह नंबर 4 जो कि बेस्ट पोजीशन है किसी भी टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट की। T20 में हम नहीं कह सकते क्योंकि T20 में पहले 3 नंबर ही सूटेबल होते हैं परफॉर्मेंस करने के लिए। तो जिस तरह कल कामरान गुलाम ने बैटिंग की, वाकई मैं सब सोच भी नहीं सकता था कि वो 4-5 छक्के मारते उस पोजीशन में आ गया, लेकिन अच्छे शॉट मारे, क्रिकेटिंग शॉट मारे। ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि जब आपके यंगस्टर उस पोजीशन में आके 270 या 280 नज़र आ रहा, तो आपकी टीम ऐसी पोजीशन पे ले जाना, या कल जैसे हम कल गए कि आपकी एक सीरियस होप हो गई कि हम मैच अब नहीं हारेंगे। जिस तरह के हमारे पास बॉलिंग अटैक है, अब 230-330 तो नहीं होने देंगे, ये तो कंफर्म था क्योंकि अंडर लाइट थी, यॉर्कर भी लगने, पेस भी थी। आपने कई बॉल ऐसे देखे कि हारिस रऊफ ने बाउंसर मारा तो कीपर के हाथ में जाते हुए बॉल 3 दफ़ा स्विंग हुआ है। तो मैं तो वो मैच देख रहा था, तो ऐसी पिच पे 330 रन यंगस्टर का उस पोजीशन में परफॉर्म करना, यंगस्टर का ओपन में जैसे सैम यूब ने परफॉर्म किया, 100 नट, और फिर आगा सलमान की बात करें कि वो एक मैच्योर क्रिकेटर है। देखिए 14-15 साल से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है और उसको पता है कि यार देखो कई दफ़ा आपको डीप मैच कैसे लेके जाना है। जैसे कल क्लासन लेके जा रहा था, डीप मैच लेके जा रहा था कि यार कहीं भी 20-25 का एक ओवर लग गया तो हम कम से कम मैच क्लोज ले जाएंगे। कोई साथ पार्टनरशिप नहीं लगी, अगर खड़ा होता तो वो ट्राई कर रहा था। मिलर और 5-10 ओवर खड़ा होता तो मैच की कम से कम शक्ल निकल आनी थी। बेशक वो मैच हार जाते, लेकिन 5 रन 10 रन से वो नज़र आ रहा था कि इससे ज़्यादा मैच नहीं हारेंगे। तो ये आगा जैसे प्लेयर को हम बहुत देर से मिस कर रहे थे कि जो बॉलिंग करके 1-2 विकेट भी ले और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएटर भी हो। कई दफ़ा होता है कि आप जैसे वो कामरान गुलाम को बॉलिंग देते हैं, वो भी लेफ्ट आर्म बॉल करता, पिछले मैच में किए, तो एक फील नहीं आती कि ये आउट करेगा, ये तो स्टॉक बॉलर है, मींस के 1-2 ओवर करेगा, हो सकता है। साइम को भी आप देते हैं, साइम इम्प्रूव कर रहा है, वो इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन सलमान अली आगा जो है वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएटर है कि चांस होता है कि यार शायद अभी विकेट। अब तो उन्होंने कुछ वेरिएशन भी सीख ली है, जैसे फ्लोटर करना और वो बॉल को अंदर भी जैसे फीस लेके आते थे, 2-3 दफा हमने ये भी देखा के साथ देखे। ये वो लूप होल था जिसको पाकिस्तान मिस कर रहा था, वो गैप पूरा हुआ। और देखें ऑस्ट्रेलिया को मारा आपने ओडीआई में, जिम्बाब्वे को मारा चले, और साउथ अफ्रीका में मारा। तो ये बड़े गुड साइन है क्योंकि आपके पास आगे चैम्पियंस ट्रॉफी जो आ रही है उसके लिए आप एक सडन कॉन्फिडेंस लेके आओगे जो कि आपको बेहतर रिजल्ट देगा। और देखिएगा जिस तरह मैंने कल देखा कि शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ जिस चांस से बॉलिंग कर रहे थे, आप जगह नहीं दे रहे थे, आपने कोई एक्स्ट्रा रन्स नहीं दिए जिस तरह साउथ अफ्रीका ने दिए, तो एटलीस्ट हमें वो फीलिंग आना शुरू हो गई है कि यार ये जान मारते नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक हमारी जो पाकिस्तान की 7 डेकेड की जो सक्सेस है वो बॉलिंग पे बेस करती है, और अगर आप हिस्ट्री भी उठाएंगे तो प्रेसिडेंट यही है कि हमारा 80% जो विक्ट्रीज मिली हुई बॉलिंग की वजह से मिली। बट जो लास्ट एक साल का डिबैकल था उसकी रीज़न बॉलिंग ही बनी कि कोई भी टोटल होता था बॉलिंग करवा देती थी, क्योंकि उसकी वजह इरफान जो टीम में ग्रुप बंदी थी उसकी वजह से टीम बहुत सफ़र की है। जी। अब देखो जब से रिजवान आया, एक एनर्जी, मैं आपके प्रोग्राम में बात की थी कि ये ऐसी डेंजरस सिचुएशन में है कि आप टीम का जोर लगाओगे कई दफ़ा उल्टा भी बढ़ जाता है, लेकिन टीम में एनर्जी ज़रूर नजर आएगी। तो हमने देखा कि पीछे से भी एनर्जी पूरी 6-6 3-3 गज की डाइव भी मार रहे हैं। वो ओवरऑल एक पूरी मोटिवेशन नज़र आ रही टीम में। बट बॉलिंग का उस रेफरेंस में मैं बात करूँ तो शाहीन का पेस 130 से नीचे चला गया था, नसीम शाह 21 साल का है, उसका नीचे ड्रॉप कर गया था। कल मैं देख रहा था उनकी मॉनिटर कर रहा था पेस को भी, तो T20 से भी इम्प्रूव नज़र आ रही थी दोनों ODIs के अंदर। और हमने देखा कि शाहीन 140 क्लिक कर रहा था, इसी तरह नसीम शाह भी 140 के करीब ही नॉच की बॉलिंग कर रहा था। और दोनों की आपको लाइन लेंथ कैसी लगी? और शाहीन की अगर मजीद मैं अगर बात करूं तो उनकी जो की थी सक्सेस की वो ये था न्यू बॉल। अब हम देख रहे हैं ग्रेजुअली T20 में भी और अभी भी कि वो पुरानी बॉल के साथ रिवर्स भी कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं न्यू की रिस्पेक्ट। तो ये
कैसे आप शहीन को इवॉल्व होता हुआ देख रहे हैं? देखो एक चीज़ तो पता चल गया उनको, अगर मैं भी कोच होता तो मैं भी उनको एक ही एडवाइस करता, बॉल फास्ट एज मच यू एज कैन। जगह आपने ढूंढनी है, आपने अपनी पेस को कट डाउन नहीं करना, क्योंकि जब आप एयर को कट करते हो, जब एयर में बॉल जाता है, अगर पेस से जाएगा तो वॉबल करेगा, पढ़ के स्किट करेगा, तो आपको बेनिफिट कितने, इतने ज़्यादा। जब आप पेस कम करोगे, मुंह में गिरी हुई बॉल सीधा छक्का जाएगा, ठीक है ना, वो बॉल एयर में होगा ना पढ़ के होगा, तो आपको उस चीज़ के फ़ायदे नहीं नुकसान ज़्यादा है। तो जिस कोच ने भी ये चीज़ बताई है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई कि बॉल जितना तेज़ करोगे, जितना तेज़ ट्रैवल करेगा बैट्समैन को, उतना ही ट्रैवल करेगा। हाँ जी, और उसके साथ माइनर से भी आपको अगर सीम स्विंग मिल जाए या रिवर्स हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाती है। हाँ। अगर पेस है तो मिलता है। अगर पहला बॉल देखो जो डॉसन ने खेला है, जो वो स्केर्ड हुआ है, देखो ये खूबसूरती जब तक नहीं आप पे होगी, आप अपनी बॉलिंग को एंजॉय नहीं। और इवन उन्होंने जो मिलर को और फिलिक्वाय को जो आउट किया, दोनों रिवर्स किया बॉल, तो ये बड़ा खूबसूरत था रिवर्स का यूज। जैनसन को जिसने यॉर्कर मारा वो भी बहुत खूबसूरत था। लास्ट क्वेश्चन मेरा, बिल्कुल एक क्विक आंसर आपसे चाहूंगा फखर जमान के वाले से, और बहुत से लोग, पूरा पाकिस्तान इस पे बात कर रहा है कि शायद इस ओडीआई के अंदर टीम में उसकी जगह बनती है, और चैंपियन ट्रॉफी अगर पाकिस्तान ने जीतनी है तो ये कमी है। बेशक विक्ट्रीज आप हासिल कर रहे हैं, बट अपनी जो लूप होल होते हैं, जो डेफिशिएंसीज है, उसको भी साथ एड्रेस करते हैं। आपकी नज़र में कितना वाइटल है इस टीम के अंदर फखर का भी होना? वाइटल हमेशा था, वो वाइटल अब भी है। देखें, आपको हमेशा एक ही बात है कि यार, हमने सैम यूथ, हमने फखर जमान, हमने इस तरह के प्लेयर कितने चाहिए, 4 से 5 चाहिए यार। 4 से 5 प्लेयर ले आओ, आपके अगले 5 साल 10 साल तो आपको ज़रूरत नहीं है जी। रही बात ऐसे प्लेयर इरफान जो मैच को वन साइडेड करते हैं और बॉलिंग के ऊपर प्रेशर हो। अब मैं अगर बॉलिंग कर रहा हूँ, गेल को भाग के बॉल कर रहा हूँ, तो मुझे तो जगह ही नहीं मिलेगी कहाँ बॉल कर रहा है। तो सेम लाइक फखर जमान, कि जब आप फखर के लिए भी जब बॉलिंग करने के लिए भागते तो आपको जगह ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके बाद जो शॉट्स हैं वो क्या कहते हैं ना कि अब नॉर्मल शॉट्स हैं। और दूसरी चीज़ ये कि शायद पाकिस्तानी हिस्ट्री में अगर आप देखें तो कोई ऐसा बैट्समैन नहीं मिलेगा जिसकी 90 से ऊपर स्ट्राइक रेट हो और 45 से ऊपर की एवरेज हो। देखिए, अगर स्ट्राइक रेट होता है तो आपके पास एवरेज नहीं होती, एवरेज हो तो स्ट्राइक रेट नहीं होता, तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है। ये मजे की बात कि एवरेज ठीक है, ये तो हमारा स्ट्राइक रेट पे हमेशा हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आपने बॉलर की जगह पे होकर भी सोचना, अपोजिशन की जगह पे होकर सोचना कि यार जब वो फखर को बॉलिंग करता होगा तो वो भी घबरा के बॉलिंग करता होगा। तो ये चीज़ हम मिस करते हैं। और ये चीज़ है कि ऐसा प्लेयर मैच विनर है। मैच विनर की बात अक्सर की जाती है, टर्म क्यों यूज की जाती है? वो इसलिए की जाती है कि अगर ये खड़ा हो गया तो सिंगल हैंडली गेम को वे ले जाएगा। जैसे चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हम सबको याद है, और उसके अलावा भी बेतहाशा इनिंग, खासतौर पर जो न्यूजीलैंड के गेस्ट उन्होंने इनिंग्स खेली वर्ल्ड कप में, वो शायद दुनिया क्रिकेट ने कभी नहीं देखी, और सब कहते हैं कि ऐसी इनिंग्स हमने नहीं देखी। मुमताज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़ा मजा आया। अभी काफी टॉपिक ऐसे थे जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, बट फ्यूचर में आपको दोबारा इंशाल्लाह जरूर ज़हमत देंगे। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह अच्छा परफॉर्म करती चली जाए, मैं हमेशा कहता हूँ दिस इज़ नॉट ओनली ए स्पोर्ट, ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है, पूरी नेशन को प्लेयर प्रोवाइड करती है। और मेरा ख्याल है ये क्रिकेटर अपने माइंड में जब रखेंगे तो इस पैशन के साथ खेलेंगे तो पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए जी, इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट शो में मिलते हैं आपसे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।